जरूरी चीज़ जानना है वह है कि जो आधुनिक भारत का इतिहास है वो कहाँ से कहाँ तक लिया जाता है। तो 1757 जब प्लासी का युद्ध हुआ था वहाँ से लेके 1947 यानी स्वतंत्रता प्राप्ति तक। तो आपको आधुनिक भारत का इतिहास का कालक्रम जो है ये ध्यान रखना है। फिर आगे बढ़ते हैं। भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन, जब भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन की बात होती है तो हम इसको 1885 में कांग्रेस की स्थापना से जोड़ते हैं और वहाँ से 1947 यानी स्वतंत्रता प्राप्ति तक लेते हैं। तो आपका जो भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन है उसको 1885 से 1947 तक। और इसके बाद फिर जब हम आधुनिक भारत का इतिहास की बात करेंगे तो यहाँ पे दो चीज़ें हैं। एक तो आपका पहला इतिहास है 1757 से 1857 तक यानी क्रांति तक का, जो आपको 1857 की जो क्रांति हुई थी वहाँ तक का जो आपका समय है, एक भाग वो हो गया। और दूसरा भाग आपका 1857 यानी क्रांति के बाद से जो है आज़ादी तक। इसके अलावा साथियों अगर ब्रिटिश शासन की बात की जाए तो आपका ब्रिटिश शासन दो भाग में विभाजित है। पहला है 1773 से 1858 जिसको कंपनी शासन के नाम से जाना जाता है, चूँकि इस समय ईस्ट इंडिया कंपनी आपकी जो है यहाँ पे शासन कर रही थी। इसके अलावा 1858 से 1947 में ब्रिटिश क्राउन के अधीन जो है शासन माना जाता है, जिसके अंतर्गत जो ब्रिटेन के सम्राट या ब्रिटेन की जो साम्राज्ञी होती थी, महारानी होती थी, तो उनके अधीन जो है भारत को 1858 से 1947 के बीच रखा गया है। तो आपको कंपनी शासन 1773 से 1858 और 1858 से 1947 ब्रिटिश क्राउन के अधीन शासन, ये ब्रिटिश शासन के अंतर्गत भारत की स्थिति रही है। आगे बढ़ते हैं, पाठ 1 में आते हैं। पाठ 1 हमारा है कि ब्रिटिश एवं अंग्रेजों का भारत में ऐतिहासिक पृष्ठभूमि। हम लोग जो है भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन को पढ़ने से पहले हमें चूँकि ब्रिटिश के अंतर्गत जो है भारत काफ़ी समय तक जो है गुलामी की जंजीरों में जकड़ा रहा, तो इसलिए हमको अंग्रेज़ों की जो भारत में ऐतिहासिक पृष्ठभूमि है उसके बारे में भी जानकारी होनी चाहिए। तो आपको यहाँ पे सबसे पहला फैक्ट याद रखना है कि 1600 में 31 दिसंबर 1600 में जो है ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना हुई थी। और यह प्रश्न परीक्षा में बहुत बार पूछा गया है। और यह जो आपका ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना हुई थी वह महारानी एलिजाबेथ प्रथम के चार्टर, जिसको आदेश पत्र कहा जाता है, उसके द्वारा जो है जारी करके स्थापना किया गया। और इस समय आपको ध्यान रखना कि भारत के मुगल सम्राट अकबर थे। अकबर का जो समय है वो 1556 से 1605 है। तो आपको ध्यान रखना कि ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना के समय भारत के मुगल सम्राट अकबर थे और ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना 31 दिसंबर 1600 को हुई है। फिर आगे बढ़ते हैं। फिर आपको ध्यान रखना कि 1608 में विलियम हॉकिंस भारत आया और यह ईस्ट इंडिया कंपनी का प्रतिनिधि बन के आए थे। और साथ में 1609 में विलियम हॉकिंस जो है जहांगीर के दरबार में आए थे। और आपको यह ध्यान रखना, और साथ में जहांगीर का जो समय है वह है 1605 से 1627 तक ये भारत के जो है मुगल सम्राट थे। फिर इसके बाद आपको जो है ध्यान रखना है कि 1615 में सर थॉमस रो जो कि राजा जेम्स प्रथम के राजदूत थे, वो जहांगीर के दरबार में आए थे। तो 1615 भी आपको ध्यान रखना। इसके अलावा 1662 में जो है ब्रिटिश सम्राट चार्ल्स द्वितीय को पुर्तगाली राजकुमारी, जिनको कैथरीना ब्रिगेंजा के नाम से जाना जाता था, उनसे विवाह करने के बदले दहेज में बॉम्बे दिया गया था। तो आपका जो बॉम्बे है, जिसको आज मुंबई के नाम से जाना जाता है, तो बॉम्बे को जो है दहेज में ब्रिटिश सम्राट चार्ल्स द्वितीय को मिला था पुर्तगालियों की तरफ से। और 1668 में चार्ल्स द्वितीय ने ईस्ट इंडिया कंपनी को, अंग्रेजी ईस्ट इंडिया कंपनी को लीज पर जो है बॉम्बे सौंप दिया था। तो इस प्रकार बॉम्बे पे ईस्ट इंडिया कंपनी का नियंत्रण हो गया था। फिर इसके बाद 1717 में जो है उस समय मुगल सम्राट थे फर्रुख सियार, और उन्होंने शाही फरमान जो है जारी किया था। तो ईस्ट इंडिया कंपनी ने जो है मुगल सम्राट फर्रुख सियार से शाही फरमान प्राप्त किया, जिसमें अंग्रेजों को व्यापारिक छूटें प्रदान की गई थीं। उसके बाद साथियों सबसे महत्वपूर्ण जो घटना होती है अंग्रेजों से संबंधित भारत के इतिहास में, तो वह थी 23 जून 1757 को। और 23 जून 1757 को प्लासी का युद्ध होता है। और इस युद्ध में बंगाल का जो नवाब था सिराजुद्दौला, उसको जो है रॉबर्ट क्लाइव ने जो है युद्ध में हरा दिया। और इस प्रकार जो है भारत में ब्रिटिश साम्राज्य की नींव डाली गई। तो आपको ध्यान रखना है कि 23 जून 1757 को प्लासी का युद्ध हुआ, जिसमें बंगाल के नवाब सिराजुद्दौला को हार का सामना करना पड़ा। और इस हार ने जो है और साथ में रॉबर्ट क्लाइव की जीत ने जो है भारत में ब्रिटिश साम्राज्य की नींव को स्थापित किया।
फिर इसके बाद जो है 1764 में आपको ध्यान रखना है, जो कि सबसे निर्णायक युद्ध माना जाता है, ब्रिटिश भारत के इतिहास में सबसे निर्णायक युद्ध जो माना जाता है वह है 22 अक्टूबर 1764 को लड़ा गया बक्सर का युद्ध। तो ये बक्सर का युद्ध सबसे निर्णायक युद्ध माना जाता है ब्रिटिश भारत के इतिहास में। और इसमें जो सबसे महत्वपूर्ण बात था कि बंगाल का नवाब, साथ में अवध नवाब और साथ में मुगल बादशाह, यानी 3 जो उस समय के थे, तो उन लोगों की जो संयुक्त सेना थी, यानी कि बंगाल के नवाब की सेना, अवध के नवाब शुजाउद्दौला की सेना, साथ में मुगल बादशाह शाह आलम सेकंड की सेना, तो इन लोगों की संयुक्त सेना ने जो है अंग्रेजों से टक्कर लिया था। लेकिन इसमें हेक्टर मुनरो के नेतृत्व में अंग्रेजी सेना ने इनको पराजित कर दिया। और पराजित करने के वजह से जो है, और साथ में अंग्रेजों की विजय ने भारत में जो है अंग्रेजी शक्ति की जो है एक वास्तविक नींव जो थी उसको डाली। और आपको ध्यान रखना, जो सबसे महत्वपूर्ण युद्ध लड़ा गया वह था बक्सर का युद्ध ब्रिटिश भारत के संबंध में। और इसके साथ ही जो है आर्थिक दृष्टि से सबसे समृद्ध बंगाल प्रांत जो था वो अंग्रेजी ईस्ट इंडिया कंपनी के अधीन आ गया। फिर आपको जो है 1765 में इलाहाबाद की संधि की गई। और चूंकि आपको यह फैक्ट ध्यान रखना है कि हेक्टर मुनरो के नेतृत्व में अंग्रेजों ने बक्सर विजय प्राप्त किया था, लेकिन जो इलाहाबाद की संधि थी वो रॉबर्ट क्लाइव ने अंग्रेजों की तरफ से की थी। रॉबर्ट क्लाइव ने अंग्रेजों की तरफ से की थी और इन्होंने मुगल सम्राट से बंगाल, बिहार और उड़ीसा की दीवानी प्राप्त कर ली थी। तो बहुत महत्वपूर्ण है कि बंगाल, बिहार और उड़ीसा की जो दीवानी है वो प्राप्त कर ली थी किसने, तो रॉबर्ट क्लाइव ने मुगल सम्राट से। और दीवानी का मतलब यहाँ पे होता है राजस्व संबंधी अधिकार। इसके अलावा आपको ध्यान रखना है कि अंग्रेजों ने फिर जो है, चूंकि नवाब का उस समय डेथ हो चुका था, तो उसके बाद फिर जो है जो कठपुतली नवाब बनाया वो नजीमुद्दौला को बनाया, जो कि उस समय के नवाब का पुत्र था। और साथ में आपको जो प्रश्न पूछा गया बीपीएससी में कि बंगाल का नायब सूबेदार कौन था, तो ये परीक्षा में पूछा जाता है। तो आपको ध्यान रखना मोहम्मद रजा खान उस समय जो है बंगाल के नायब सूबेदार थे, पहले और आखिरी थे। फिर आगे बढ़ते हैं तो रॉबर्ट क्लाइव के बारे में आपको जानना है। रॉबर्ट क्लाइव सबसे महत्वपूर्ण व्यक्ति माना जाता है। जब ब्रिटिश भारत के शासन का नींव डालने की बात आती है तो वहाँ पे जो आपको यहाँ पे ध्यान रखना, रॉबर्ट क्लाइव उस समय बंगाल के गवर्नर थे। ये 2 समय थे, तो एक पहला इनका समय 1757 से 1760 के बीच में, यानी प्लासी के युद्ध में जो है रॉबर्ट क्लाइव के नेतृत्व में अंग्रेजों ने जो है सिराजुद्दौला को हरा दिया था। और उसके बाद 1764 से 67 में, यानी बक्सर विजय के बाद जो है रॉबर्ट क्लाइव फिर से बंगाल के गवर्नर बनते हैं। और 1765 में इलाहाबाद की संधि को इन्होंने अंग्रेजों की तरफ से अंजाम दिया था। और साथ ही आपको ध्यान रखना है कि क्लाइव ने बंगाल पर द्वैत शासन के लिए, लॉर्ड क्लाइव ने बंगाल पर द्वैत शासन के लिए जो है कॉन्सेप्ट दिया था, अवधारणा दी थी, जो 1765 से 1772 के बीच में बंगाल में लागू हुई थी। और इसके अंतर्गत बंगाल पर द्वैत शासन के अंतर्गत आपको ध्यान रखना है कि दीवानी, जिसको राजस्व वसूलने संबंधी जो चीज़ें होती हैं, और साथ में निजामत, जिसके अंतर्गत पुलिस एवं न्यायिक कार्य आते हैं, तो इन दोनों को जो है कंपनी के नियंत्रण में अप्रत्यक्ष रूप से आ गए। तो कंपनी का जो शासन था वो बंगाल पर जो स्थापित हुआ वो द्वैत शासन के नाम से जाना गया। यहाँ पे दीवानी को अलग और साथ में निजामत को अलग करके जो है, और दोनों को कंपनी के नियंत्रण में जो है अप्रत्यक्ष रूप से ला दिया गया। फिर 1772 में वारेन हेस्टिंग्स ने क्लाइव द्वारा स्थापित द्वैत शासन को 1772 में समाप्त कर दिया। तो आपको ध्यान रखना है कि 1772 में वारेन हेस्टिंग्स आए और उन्होंने क्लाइव के द्वारा स्थापित जो द्वैत शासन की नीति थी 1772 में उसको समाप्त कर दिया। उसमें कई सारी कमियां भी थी। और इसके अलावा जो बंगाल, बिहार और उड़ीसा के नायब दीवान थे मोहम्मद रजा खान और राजा सिताब राय, उनको पदमुक्त कर दिया गया। और साथ ही जो इस प्रकार जो है बंगाल पर अंग्रेजों का प्रत्यक्ष शासन स्थापित हुआ। तो आपको ध्यान रखना है कि यहाँ पे जब बंगाल पे द्वैत शासन है तो अंग्रेजों का जो है अप्रत्यक्ष शासन है। लेकिन जब 1772 में वारेन हेस्टिंग्स ने द्वैत शासन को समाप्त कर दिया और बंगाल, बिहार, उड़ीसा के दीवान को हटा दिया, तो फिर बंगाल पर अंग्रेजों का प्रत्यक्ष शासन आ गया। अब प्रत्यक्ष शासन के लिए कुछ कानून लाने पड़ेंगे। तो उसी संदर्भ में 1773 में आपका रेगुलेटिंग एक्ट आता है और ये ब्रिटिश पार्लियामेंट द्वारा पारित किया गया एक्ट था। तो आपको ध्यान रखना है कि जो ब्रिटिश संसद थी उसने एक कानून पारित किया था और उसका नाम था रेगुलेटिंग एक्ट। ये पहला कानून था जो ब्रिटिश संसद ने ब्रिटिश भारत के संबंध में पास किया था। और रेगुलेटिंग एक्ट से वारेन हेस्टिंग्स को जो है बंगाल का प्रथम गवर्नर जनरल बना दिया गया। तो इनसे पहले जो है लॉर्ड क्लाइव भारत जो है बंगाल के गवर्नर थे, लेकिन अब उसमें गवर्नर में एक
टर्म और ऐड कर दिया गया जनरल, और इस प्रकार रेगुलेटिंग एक्ट 1773 के माध्यम से वारेन हेस्टिंग्स बंगाल के प्रथम गवर्नर जनरल बने। तो परीक्षा दृष्टि से बहुत महत्वपूर्ण है, आपको ध्यान रखना है। फिर आगे बढ़ते हैं। बंगाल भारत में ब्रिटिश राजनीति का केंद्र बन गया और कंपनी ने यहीं से अपने साम्राज्य विस्तार को शुरू किया। तो आपको ध्यान रखना है कि बंगाल जो है आर्थिक दृष्टि से सबसे मजबूत प्रांत था उस समय भारत का, और बंगाल पर प्रभुत्व का मतलब था कि जो ब्रिटिश राजनीति का यह केंद्र बन गया, और यहीं से जो है कंपनी जो बंगाल में उसको जो दीवानी राजस्व वगैरह मिलता था, जो पैसे मिलते थे, उसको वो भारत के अन्य क्षेत्रों में जो अपना साम्राज्य विस्तार पर को जो है करने में लगाती थी। फिर आपको जो है 4 चार्टर एक्ट के बारे में ध्यान रखना है। इस क्रम में जो पहला चार्टर एक्ट आया था वो आया था 1793 में। 1813 का जो चार्टर एक्ट है वो महत्वपूर्ण है। इसमें अंग्रेजी ईस्ट इंडिया कंपनी का जो चीन से व्यापार और चाय का व्यापार था उसको छोड़ के जो अन्य व्यापारिक एकाधिकार थे समाप्त कर दिए गए थे। तो आपको यह चीज़ ध्यान रखना है कि जो 1813 का चार्टर एक्ट था उसके तहत अंग्रेजी ईस्ट इंडिया कंपनी का जो चीन से व्यापार था एवं चाय का व्यापार था उसको छोड़कर जो अन्य व्यापारिक एकाधिकार थे वो समाप्त कर दिए गए। फिर 1833 का जो चार्टर एक्ट था इसके तहत आपको ध्यान रखना ये भी महत्वपूर्ण है, चाय का व्यापार एवं चीन के साथ व्यापार करने संबंधी कंपनी के एकाधिकार को भी समाप्त कर दिया। यानी जो बचा खुचा इनका अधिकार था चाय का व्यापार एवं चीन के साथ व्यापार ईस्ट इंडिया कंपनी का, उसको भी समाप्त कर दिया गया। अब से अंग्रेजी ईस्ट इंडिया कंपनी जो है राजनीतिक संस्था बन गई, इसके आर्थिक अधिकार छीन लिए गए। और साथ में जो बंगाल का गवर्नर जनरल बहुत महत्वपूर्ण है, यहाँ पे आपका 1813 का चार्टर एक्ट बहुत महत्वपूर्ण है, और इसमें आपको ध्यान रखना है कि जो बंगाल का गवर्नर जनरल था उसको भारत का गवर्नर जनरल बना दिया गया। और उस समय जो है बंगाल, मद्रास, बॉम्बे और जो अन्य क्षेत्र थे ब्रिटिश भारत के अधीन वो गवर्नर जनरल के नियंत्रण में आ गए। तो आपको ध्यान रखना। और भारत के प्रथम गवर्नर जनरल, तो भारत का जब प्रथम गवर्नर जनरल की बात आएगी तो ये थे लॉर्ड विलियम बेंटिक। तो आपको ध्यान रखना, परीक्षा में कई बार पूछा गया कि भारत के प्रथम गवर्नर जनरल कौन थे, तो वो आपके थे लॉर्ड विलियम बेंटिक। फिर आगे बढ़ते हैं 1853 का चार्टर एक्ट। तो 1853 का जो चार्टर एक्ट है इससे कंपनी को भारतीय प्रदेशों को जब तक संसद ना चाहे तब तक के लिए अपने अधीन रखने की अनुमति दी गई। यानी कि अब जो ब्रिटिश संसद है वो जब भी चाहे तब वो कंपनी से जो है भारत पे जो अधिकार है वह छीन सकती है। तो जो है इसके बाद फिर जो है 1857 का विद्रोह होता है, और 1857 का विद्रोह होने के कारण 1858 का जो अधिनियम आता है उसके तहत जो कंपनी का जो शासन था भारत के ऊपर उसको समाप्त कर दिया जाता है। तो कंपनी का जो शासन है उसको समाप्त कर दिया जाता है। इस प्रकार कंपनी का शासन जो चला वो 1773 से 1858 तक। तो आपको यह चीज़ ध्यान रखना है। फिर आगे बढ़ते हैं 1857 का विद्रोह। आप अभी जो है रूपरेखा समझ रहे हैं, बाकी डिटेल में हम लोग आगे की कक्षाओं में करने वाले हैं। तो अभी मैं आपका बैकग्राउंड, आपकी पृष्ठभूमि के लिए जो भी अभ्यर्थी नए हैं उनको अच्छे से समझ में आ जाए, तो इसलिए आपको जो है ये रूपरेखा बताई जा रही है जिससे आपको समझने में आसानी रहे। फिर 1858 से 1947 का जो टाइम है वो आपका ब्रिटिश क्राउन के अंतर्गत शासन माना जाता है, जिसके बारे में हम लोग पहले डिस्कस कर चुके हैं। फिर आते हैं हम लोग जो सबसे 1857 की क्रांति के बाद जो सबसे महत्वपूर्ण कानून आया वह था भारत के शासन को बेहतर बनाने के लिए 1858 का अधिनियम। तो आपको ध्यान रखना इसको। और इसके तहत भारत का जो शासन था वो ब्रिटिश साम्राज्य की ओर से भारत राज्य सचिव द्वारा, जिसको सेक्रेटरी ऑफ स्टेट टू इंडिया बोला जाता था, तो उसके द्वारा संचालित करना था। और जिसकी सहायता के लिए एक 15 सदस्यीय भारत परिषद, जिसको इंडिया काउंसिल बोला जाता है इंग्लिश में, तो 15 सदस्यीय जो है भारत परिषद की स्थापना हुई, और यह सलाहकारी प्रवृत्ति का संस्था था। तो भारत परिषद जो है वो सलाहकारी प्रवृत्ति का था। बाकी जो आपके भारत राज्य सचिव थे ये बहुत ही ज़्यादा इनको सशक्त कर दिया गया था। साथ में अंग्रेजी ईस्ट इंडिया कंपनी को भंग करने का निर्णय लिया गया। और इसके अलावा जो है भारत के शासन से संबंधित जो सबसे महत्वपूर्ण तथ्य है कि भारत के शासन से संबंधित सभी कानूनों एवं कदमों पर भारतीय राज्य सचिव, सेक्रेटरी टू स्टेट ऑफ इंडिया की स्वीकृति अनिवार्य थी। यानी भारतीय राज्य सचिव के ऑर्डर के बिना, उनकी स्वीकृति के बिना जो है भारत के शासन से संबंधी कानून नहीं पास हो सकते थे। फिर आगे बढ़ते हैं 1 नवंबर 1858 को, बहुत अच्छा फैक्ट है और आपको ध्यान रखना, परीक्षा में कई बार पूछा गया, 1 नवंबर 1858 को लॉर्ड कैनिंग के द्वारा, जो उस समय भारत के गवर्नर जनरल थे, और इन्होंने जो है महारानी विक्टोरिया की उद्घोषणा की थी। कहाँ पे की थी, तो आपका इलाहाबाद या प्रयागराज। यह भी प्रश्न बहुत बार पूछा गया है परीक्षाओं में। और इसके बाद जो है ये साथियों
आपका शाही दरबार लगा था। तो शाही दरबार जो है 1 नवंबर 1858 को, आपको ध्यान रखना है कि महारानी विक्टोरिया की उद्घोषणा को पढ़ के लॉर्ड कैनिंग ने कब सुनाया था, तो 1 नवंबर 1858। और साथ में जो है महारानी विक्टोरिया भारत की साम्राज्ञी कब घोषित की गई थी, तो ये 1857 का जो दिल्ली का दरबार था, जो कि पहला दिल्ली का दरबार था। तो आपको ध्यान रखना है, आपका जो ये शाही दरबार है ये इलाहाबाद में या प्रयागराज में लगा था। और इसके अलावा जो महारानी विक्टोरिया भारत की साम्राज्ञी घोषित की गई थी वो 1857 के दिल्ली दरबार में, जिसको दिल्ली का जो शाही दरबार लगा था उसमें भारत की साम्राज्ञी घोषित किया गया था। फिर आगे बढ़ते हैं। 1858 से 1947 ब्रिटिश क्राउन के अंतर्गत भारत का शासन। तो इसमें जो है आपको पहले से ही पता है कि रानी विक्टोरिया जो है भारत की साम्राज्ञी घोषित की गई थी 1 जनवरी 1877 को। तो आपके फैक्ट ध्यान रखना है, परीक्षा दृष्टि से बहुत महत्वपूर्ण है। रानी विक्टोरिया को भारत की साम्राज्ञी 1 जनवरी 1877 के शाही दरबार के दौरान, जिसको दिल्ली दरबार भी कहा जाता है, उसमें घोषित किया गया। और साथ ही दूसरा जो दिल्ली दरबार लगा था वो 1913 में लगा था। और इसके अलावा आपको ध्यान रखना है जो 1911 का जो दिल्ली दरबार था ये आखिरी दिल्ली दरबार था। और ये सम्राट जॉर्ज पंचम इसमें स्वयं आए थे। और सम्राट जॉर्ज पंचम अपनी वाइफ मैरी के साथ में, यानी क्वीन मैरी के साथ में या महारानी मैरी के साथ में जो है, या रानी मैरी के साथ में आए थे 1911 में। तो आपको इतनी चीज़ें जो हैं ध्यान रखनी है। और परीक्षा दृष्टि से इसमें जो फैक्ट्स दिए गए हैं, तथ्य दिए गए, बहुत ही महत्वपूर्ण हैं। और यह आपकी रूपरेखा के लिए बेसिक क्लास थी, आधारभूत कक्षा थी। और इसके बाद जो है आपको जो है धीरे धीरे जो आधुनिक भारत का इतिहास है एवं भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन है उससे संबंधित कक्षाओं को जो है आपको दिया जाएगा, जिससे आप बहुत आसानी से और बहुत ही सरल शब्दों में भारत के जो आधुनिक भारत का इतिहास है एवं भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन है उसको समझ पाएंगे। एवं परीक्षा दृष्टि से आपके जितने भी प्रश्न परीक्षा में पूछे गए हैं, वो चाहे बीपीएससी ट्री की परीक्षा रही हो, सारे प्रश्न आपको हो जाएंगे। इस चीज़ का दावा है चैनल की तरफ से। इसके अलावा यूपी पीसीएस प्री के जो भी अभ्यर्थी हैं तैयारी कर रहे हैं, उनको भी परीक्षा में यहाँ से संबंधित बहुत सारे प्रश्न देखने को मिलेंगे। तो आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा चैनल को शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए, और साथ में जो है पढ़ते रहिए और जुड़े रहिए चैनल के साथ। धन्यवाद साथियों, जय हिंद। भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन को कांग्रेस के उदय से लेकर, जो कि कांग्रेस की स्थापना कब हुई थी, तो 1885 से लेकर 1947 के बीच माना जाता है। और आज की कक्षा में भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन से पहले भारत में जितनी भी राजनीतिक संस्थाएं थी जो कि महत्वपूर्ण हैं परीक्षा दृष्टि से, आज हम उनके बारे में जानेंगे। और साथ में ही आपको यह भी ध्यान रखना है कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस जिसकी स्थापना 1885 में हुई थी, तो ये अखिल भारतीय स्तर की थी। तो अखिल भारतीय स्तर की जो पहली संस्था थी जो अस्तित्व में आई थी वो आपकी भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस थी। इससे पहले की जितनी भी राजनीतिक संस्थाएं थी वो अपने जो है क्षेत्र में सीमित थी। तो और आपको साथ में ये भी ध्यान रखना है कि जो बंगाल है वह आपका आरंभ से जो है राष्ट्रवाद का केंद्र था। तो जो शुरुआत में जितनी भी राजनीतिक संस्थाओं का उदय हुआ है वह आपका बंगाल से हुआ है, और फिर बंगाल से जो है देश के अन्य क्षेत्रों में विस्तार हुआ है। आगे बढ़ते हैं। तो यहाँ पे आपका जो कांग्रेस से पूर्व आपका जो पाठ है, कांग्रेस से पूर्व महत्वपूर्ण राजनीतिक संगठन, और इस क्रम में जो आपका पहला है बंग भाषा प्रकाशक सभा, बहुत महत्वपूर्ण है। 1836 में इसकी स्थापना की गई थी। और आपको ध्यान रखना कि गौरी शंकर तारका बागिस के नेतृत्व में जो है बंग भाषा प्रकाशक सभा की स्थापना की गई थी। और साथ में आपको ये भी ध्यान रखना है कि राजा राम मोहन राय के सहयोगियों द्वारा यह शुरू किया गया था। और राजा राम मोहन राय आधुनिक भारत के निर्माता थे, और इनके बारे में विस्तार से हम आने वाली कक्षाओं में जो है पढ़ेंगे। आगे बढ़ते हैं। जमींदारी एसोसिएशन, जिसको लैंड होल्डर्स सोसाइटी बोला जाता है, तो ये जमींदारों का जो वर्ग था उनके द्वारा आरंभ किया गया था, और यह 1838 में इसको स्टार्ट किया गया था। तो इसमें जो है भारत की पहली संगठित राजनीतिक सभा के रूप में ये जाना जाता है। इसके संस्थापक सदस्य बहुत महत्वपूर्ण हैं परीक्षा दृष्टि से, तो द्वारकानाथ टैगोर, प्रसन्न कुमार टैगोर, राजकमल सेन एवं भवानी चरण मित्र या बंदोपाध्याय। अगले पे आते हैं। तो अगला आपका है बंगाल ब्रिटिश इंडिया सोसाइटी। तो आपको ध्यान रखना है कि बंगाल ब्रिटिश इंडिया सोसाइटी की स्थापना कब हुई थी, तो 1843 में।
और साथ में फिर आपको ब्रिटिश इंडियन एसोसिएशन जिसकी स्थापना 1851 में हुई थी, तो इसको जो है जमींदारी एसोसिएशन एवं बंगाल ब्रिटिश इंडिया सोसाइटी का विलय करके यह संस्था बनी थी। तो आपको यह पॉइंट ध्यान रखना, प्रश्न में परीक्षा में पूछा भी गया कि ब्रिटिश इंडियन एसोसिएशन को किन दो संस्थाओं के विलय से बनाया गया था। तो आपको ध्यान रखना कि ऊपर हमने जो जमींदारी एसोसिएशन पढ़ा है और साथ में जो है बंगाल ब्रिटिश इंडिया सोसाइटी, इन दोनों को मिला दिया गया था 1851 में, और फिर जो है ब्रिटिश इंडियन एसोसिएशन नाम की संस्था जो है बनी थी। तो आपको यह ध्यान रखना, और ये चारों संस्थाएं आपकी बंगाल में थी। और फिर बंगाल से देश के अन्य क्षेत्रों में भी राजनीतिक संस्थाओं का उदय हुआ, जिनके बारे में हम आगे देखने वाले हैं। फिर आपका है पूना सार्वजनिक सभा, बहुत इंपॉर्टेंट है परीक्षा दृष्टि से। इसकी स्थापना 1870 में हुई थी और इसके संस्थापक थे महादेव गोविंद रानाडे। बहुत महत्वपूर्ण है परीक्षा दृष्टि से महादेव गोविंद रानाडे, और इसका जो आपका स्थान था वो पूना बॉम्बे था। फिर अगला है मद्रास, तो आपका मद्रास में जो है मद्रास महाजन सभा, परीक्षा दृष्टि से बहुत महत्वपूर्ण है। बहुत परीक्षा में जो है बहुत सारे प्रश्न पूछे गए, कई बार पूछे गए, रिपीट भी हुए हैं। तो ये आपका 1884 में मद्रास में जो है इसकी स्थापना हुई थी, और इसके संस्थापक सदस्य जो थे वो थे M.B. राघवाचारी, B. सुब्रमण्यम अय्यर और साथ में P. आनंद चार्लू। तो आपको ये तीन नाम जो है मद्रास महाजन सभा से संबंधित ध्यान रखने हैं, M.B. राघवाचारी, B. सुब्रमण्यम अय्यर, P. आनंद चार्लू। फिर आगे बढ़ते हैं, बॉम्बे प्रेसिडेंसी एसोसिएशन, इसकी स्थापना आपकी 1885 में हुई थी, और इसके संस्थापक बहुत महत्वपूर्ण है फिरोज शाह मेहता, जो कि अपने ज़माने के बहुत ही जो है सीनियर, वरिष्ठ और ज़बरदस्त वकील हुआ करते थे, और गांधी जी ने इनके बारे में अपनी ऑटोबायोग्राफी में भी इनकी शानदार तारीफ में जो है कसीदे पढ़े हैं। और इसके साथ में आपको सैयद बदरुद्दीन तैयब जी और साथ में KT तेलंगा, आपको तीन नाम ध्यान रखने हैं बॉम्बे प्रेसिडेंसी एसोसिएशन से संबंधित। इनके जो संस्थापक सदस्य थे वो थे फिरोज शाह मेहता, सैयद बदरुद्दीन तैयब जी और KT तेलंगा, और इसकी स्थापना कब हुई थी? 1885 में। फिर आगे बढ़ते हैं, इंडियन लीग, या जिसको इंडिया लीग भी बोला जाता है। तो आपका ये इंडिया लीग से भी जो है प्रश्न पूछे गए हैं, और इंडियन लीग से भी प्रश्न पूछे गए। तो इसकी स्थापना कब हुई थी? 1875 में, और इसके संस्थापक हैं शिशिर कुमार घोष। और शिशिर कुमार घोष जो है अमृत बाजार पत्रिका नामक अखबार के लिए जाने जाते हैं। तो आपका अमृत बाजार पत्रिका भी परीक्षा में कई बार पूछा गया है। तो शिशिर कुमार घोष जो है उन्होंने इंडिया लीग या इंडियन लीग की स्थापना की थी, और ये राष्ट्रीय संगठन था। और इसके अलावा जो है आपका जो सबसे अग्रणी राष्ट्रीय संगठन था वह था आपका इंडियन एसोसिएशन, जो परीक्षा दृष्टि से सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण भी है, और इसको इंडियन एसोसिएशन ऑफ कलकत्ता भी कहते हैं, और साथ में इंडियन नेशनल एसोसिएशन भी कहते हैं। इसकी स्थापना 1876 में हुई थी, और इसकी स्थापना किसने की थी? तो सुरेंद्र नाथ बनर्जी और साथ में आनंद मोहन बोस। तो आपको ध्यान रखना है कि सुरेंद्र नाथ बनर्जी और आनंद मोहन बोस ने इंडियन एसोसिएशन की स्थापना की थी 1876 में कलकत्ता में। फिर आगे है, और आपको जो है इंडियन एसोसिएशन के बारे में ध्यान रखना है कि यह अग्रणी राष्ट्रीय संगठन था, जो भारत के जो राष्ट्रीय मुद्दे थे उनको जो है अपने स्तर से उठा रहा था। साथ में इंडियन एसोसिएशन भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की पूर्ववर्ती संस्थाओं में से एक महत्वपूर्ण संस्था थी। तो आपको ध्यान रखना है कि इंडियन एसोसिएशन भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की पूर्ववर्ती संस्थाओं में से एक महत्वपूर्ण संस्था थी। और साथ में आपको ये भी ध्यान रखना है कि 1886 में, कब? तो आपका ये 1886 में इंडियन एसोसिएशन का कांग्रेस में विलय हो गया, और सुरेंद्र नाथ बनर्जी उन्होंने जो है कांग्रेस को ज्वाइन कर लिया, तो वो भी जो है कांग्रेस के सदस्यों में शामिल हो गए। फिर आपका अगला जो महत्वपूर्ण संस्था है इंडियन नेशनल यूनियन, और इसको जो अभ्यर्थी हैं या परीक्षार्थी हैं इसको मिस कर देते हैं, और यह संस्था भी बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। और क्यों इम्पॉर्टेंट है तो उसके बारे में जानते हैं। 1884 में A.O. हुम के प्रयत्नों से स्थापित हुआ था आपका इंडियन नेशनल यूनियन, और इंडियन नेशनल यूनियन ने पूना में 1885 में राष्ट्र के विभिन्न प्रतिनिधियों का सम्मेलन कराने का निर्णय किया था। लेकिन पूना में आपका ये जो है पूना में हैजा फैलने से यह सम्मेलन जो बॉम्बे में आयोजित किया गया। और साथ में आपको ये भी ध्यान रखना है कि इंडियन नेशनल यूनियन द्वारा A.O. हुम के नेतृत्व में बॉम्बे में सम्मेलन आयोजित किया गया 1885 में, और यही सर्वप्रथम अखिल भारतीय कांग्रेस का गठन किया गया। तो आपसे प्रश्न पूछा जाएगा कि अखिल भारतीय कांग्रेस की स्थापना जो हुई थी वो किस संस्था के जो सम्मेलन, अखिल भारतीय सम्मेलन में के दौरान की गई थी? तो आपका आंसर हो जाएगा इंडियन नेशनल यूनियन। आगे बढ़ते हैं, अब भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन पे
हम लोग आते हैं और यहाँ पे आपको ये ध्यान रखना है कि भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन का जो चरण है वो कब से शुरुआत माना जाता है, तो कांग्रेस की स्थापना से। और कांग्रेस की स्थापना आपकी कब हुई थी, तो आपको ध्यान रखना है कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना 28 दिसंबर 1885 को, आपको ये डेट भी दिन भी याद रखना है। तो 28 दिसंबर 1885 को बॉम्बे में स्थापना हुई थी। और इसके संस्थापक कौन थे, तो आपको जो है ध्यान रखना है कि इसके कांग्रेस के संस्थापक कौन थे, तो ए ओ ह्यूम। ये कौन थे, तो अंग्रेजी अधिकारी थे जो कि रिटायर्ड सिविल सर्वेंट थे। और कांग्रेस का प्रथम अधिवेशन के बारे में जो है ये गोकुलदास तेजपाल संस्कृत महाविद्यालय बॉम्बे में आयोजित हुआ था। और साथ में 28 दिसंबर जिस दिन कांग्रेस की स्थापना हुई थी उसी दिन इसका पहला सत्र रखा गया था। और इसके जो अध्यक्ष थे, कांग्रेस के प्रथम अधिवेशन के अध्यक्ष कौन थे, तो बेमोश चंद्र बनर्जी। परीक्षा दृष्टि से बहुत महत्वपूर्ण है। इसके अलावा कांग्रेस के महासचिव के बारे में भी ध्यान रखना है, तो ए ओ ह्यूम जो है कांग्रेस के महासचिव थे, जिसको जनरल सेक्रेटरी भी कहते हैं। और साथ में आपको ये भी ध्यान रखना है कि कुल 72 प्रतिनिधियों ने कांग्रेस के प्रथम अधिवेशन में भाग लिया है। और ये अखिल भारतीय स्तर, कांग्रेस जो है अखिल भारतीय स्तर की पहली राजनीतिक संस्था थी। और इसलिए जो है यह परीक्षा दृष्टि से सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण है। इसके अलावा आपको ध्यान रखना है कि 1886 में जो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का अधिवेशन हुआ था दूसरा, तो आपका जो दूसरा अधिवेशन हुआ था कलकत्ता में हुआ था। आपसे स्थान पूछ सकता है कि कांग्रेस का दूसरा अधिवेशन कब हुआ, कहाँ हुआ था, तो कलकत्ता में। और किसकी अध्यक्षता में, अध्यक्ष कौन थे, तो दादा भाई नौरोजी, जो कि भारत के ग्रैंड ओल्ड मैन ऑफ इंडिया के नाम से भी जाने जाते हैं। और इनके बारे में डिटेल में हम आगे की कक्षाओं में देखेंगे। फिर 1887 में कांग्रेस का तीसरा अधिवेशन हुआ मद्रास में। और इसमें आपको ध्यान रखना कि बदरुद्दीन तैयब जी जो है कांग्रेस के अध्यक्ष थे तीसरे अधिवेशन के, और ये पहले मुस्लिम अध्यक्ष थे। तो आपसे प्रश्न पूछ सकता है कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के पहले मुस्लिम अध्यक्ष कौन थे, तो बदरुद्दीन तैयब जी। और ये अधिवेशन आपका कहाँ हुआ था, तो मद्रास में। इसके अलावा 1888 में आपको ध्यान रखना है कि इलाहाबाद प्रयागराज में कांग्रेस का चौथा अधिवेशन हुआ था। और इसके जो अध्यक्ष थे वो जो है जॉर्ज यूल थे। तो इसमें प्रश्न पूछेगा कि पहला यूरोपियन जो है अध्यक्ष कौन था भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का, तो आपका आंसर हो जाएगा जॉर्ज यूल। फिर अगला है कलकत्ता विश्वविद्यालय, आपकी परीक्षा दृष्टि से बहुत महत्वपूर्ण है। और इसका जो स्थापना है वो आपका 24 जनवरी 1857 है। तो आपसे वर्ष भी पूछा गया है। और इसके अलावा यह भी प्रश्न पूछा गया कि प्रथम स्नातक, कलकत्ता विद्यालय के प्रथम स्नातक कौन थे, तो आपके बारे में आपको जो है ध्यान रखना कि बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय और साथ में जोदूनाथ बोस, दो लोग थे। तो बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय और साथ में जोदूनाथ बोस, ये 1858 में कलकत्ता विश्वविद्यालय के प्रथम स्नातक थे जिन्होंने स्नातक की परीक्षा उत्तीर्ण की थी। और साथ में आपको ध्यान रखना कि कलकत्ता विश्वविद्यालय की जो प्रथम महिला स्नातक हुए वो कौन है, तो कादम्बनी गांगुली और साथ में चंद्रमुखी बसु। तो कादम्बनी गांगुली और चंद्रमुखी बसु ये कलकत्ता विश्वविद्यालय की प्रथम महिला स्नातक थी। 1882 में इन्होंने स्नातक परीक्षा उत्तीर्ण की थी। और आपको जो है परीक्षा दृष्टि से बहुत महत्वपूर्ण है कि कलकत्ता विश्वविद्यालय की प्रथम महिला स्नातक कादम्बनी गांगुली ने 1890 में प्रथम बार कांग्रेस को संबोधित किया। तो आपको परीक्षा दृष्टि से बहुत महत्वपूर्ण तथ्य है। और आपको ध्यान रखना है कि कलकत्ता विश्वविद्यालय में जो है किस महिला ने 1890 में प्रथम बार कांग्रेस को संबोधित किया था, तो आंसर आपका हो जाएगा कादम्बनी गांगुली। और ये कलकत्ता विश्वविद्यालय की पहली महिला स्नातक भी थी। तो आपको यह ध्यान रखना है। फिर आगे आते हैं तो सत्येंद्रनाथ टैगोर के बारे में या सत्येंद्रनाथ ठाकुर के बारे में आपसे प्रश्न पूछा गया है। तो ये कौन थे, तो आपको ध्यान रखना है कि प्रथम भारतीय थे जिन्होंने 1863 में भारतीय सिविल सेवा, जिसको इंडियन सिविल सर्विस भी बोलते हैं, तो उन्होंने परीक्षा उत्तीर्ण करके अधिकारी बने थे। तो आपको ध्यान रखना है कि भारतीय सिविल सेवा परीक्षा उत्तीर्ण करने वाले पहले भारतीय कौन थे, तो सत्येंद्रनाथ टैगोर या सत्येंद्रनाथ ठाकुर। फिर अगला है कि सुरेंद्र नाथ बनर्जी। तो सुरेंद्र नाथ बनर्जी कौन थे, तो भारतीय सिविल सेवा परीक्षा उत्तीर्ण करने वाले दूसरे भारतीय थे। इन्होंने 1869 में परीक्षा उत्तीर्ण किया था, लेकिन जो है ब्रिटिश सरकार ने किन्हीं कारणों से इनको जो है मतलब अमान्य कर दिया था। फिर उन्होंने दोबारा से 1871 में परीक्षा उत्तीर्ण किया था और फिर ये जो है इनको अधिकारी बनाया गया था। फिर अनजाने में जो है इनसे एक प्रक्रियात्मक त्रुटि हो गई थी, जो कि बहुत एक छोटी सी गलती थी, जिसके बदले इनको जो 1874 में बर्खास्त कर दिया गया था। तो आपको जो है परीक्षा में पूछा गया है कि किन जो है सिविल सेवा अधिकारी को, भारत के किस सिविल सेवा अधिकारी को जो है बर्खास्त कर दिया गया था, प्रक्रियात्मक त्रुटि के लिए बर्खास्त कर दिया गया। तो 1874 आपको ध्यान रखना है वर्ष। और सुरेंद्र नाथ बनर्जी ने
परीक्षा उत्तीर्ण करके अधिकारी कब बने थे? तो 1871 में इन्होंने परीक्षा उत्तीर्ण की थी। तो आपको ये तथ्य आपको ध्यान रखने हैं। तो आज की कक्षा यहीं पे समाप्त होती है। कल की कक्षा में हम अखिल भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का जो आरंभिक चरण है, तो कांग्रेस का जो उदारवादी चरण है उसके बारे में कल हम कक्षा में जानेंगे। और उदारवादी चरण आपका 1885 से 1905 के मध्य माना जाता है। और इसके बारे में परीक्षा उपयोगी जितने भी जरूरी तथ्य हैं उनको सम्मिलित करते हुए आपको जो है आपके आसानी से समझ में आने के लिए, सरल विश्लेषण के लिए यह चैनल प्रयासरत है और आगे भी प्रयासरत रहेगा। तो ज़्यादा से ज़्यादा चैनल को शेयर एंड सब्सक्राइब कीजिए और अपने दोस्तों, भाई बहनों और साथियों को जो भी परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं, जो भी बीपीएससी ट्री परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं या यूपी पीसीएस प्री परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं, ज़्यादा से ज़्यादा उनको चैनल से जोड़ें। धन्यवाद साथियों।